नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई पुष्पेंद्र कुमार आज लेके आया हूँ जीके जीएस की एक और न्यू बेहतरीन क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाई गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास में अंत तक जरूर बने रहें। शुरू में मैंने हिस्ट्री को क्वेश्चन लिए, इतिहास के। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? संगम शब्द का से आशय परिषद या गोष्ठी से है। संगम यानी शब्द से आशय परिषद या गोष्ठी से है। किससे है? परिषद या गोष्ठी से है। किससे? परिषद या गोष्ठी से। प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? आपको पता होगा, मदुरै में किया गया था। कहाँ किया गया था? मदुरै में किया गया था। कहाँ पर? मदुरै में किया गया था। किस ऋषि ने प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी? तो आपको पता होगा, अगस्त्य ऋषि ने की थी। किसने की गई थी? अगस्त्य ऋषि ने की थी। किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने। दोस्तों क्लास में अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेके आता हूं, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लेके आता हूं दोस्तों, ध्यान रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर दोस्तों। द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा, कपाटपुरम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपाटपुरम में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कपाटपुरम में किया गया था। ध्यान रहे दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा, अगस्त्य ऋषि थे। कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे दोस्तों। इसके भी अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। ध्यान रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? तृतीय संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको पता होगा, इसका भी आयोजन मदुरै में किया गया था। कहाँ किया गया था? मदुरै में किया गया था। कहाँ पर? मदुरै में। इसके अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर थे। कौन थे? नक्कीरर थे दोस्तों। कौन थे? नक्कीरर थे दोस्तों। इसका आयोजन मदुरै में किया गया था दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शुंग वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। कौन था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग था दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग का सम्राट बनने से पहले अंतिम सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। कौन था? बृहद्रथ का सेनापति था दोस्तों, सम्राट बनने से पहले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन थे? पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। कौन थे? पुरोहित थे दोस्तों। ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो आपको पता होगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है दोस्तों। एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर है? तो आपको पता होगा, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में इसकी अवस्थित है। ध्यान रहे दोस्तों। सांची स्तूप कहाँ पर है? तो रायसेन मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एमपी यानी दोस्तों। कहाँ पर है? एमपी मध्य प्रदेश में। रायसेन एमपी मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप का बात करेंगे तो। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? सूर्य मंदिर काला पैगोडा कहाँ पर है दोस्तों? सूर्य मंदिर काला पैगोडा कोलांगपुरी ओडिशा में है। कहाँ पर है? कोलांगपुरी ओडिशा में। ध्यान रहे दोस्तों। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है दोस्तों। ध्यान रहे आपको, ये इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। अंत तक जरूर बने रहें क्लास में, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो। और क्लास के साथ साथ ही आप नोट्स बनाते चलें दोस्तों, ताकि आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको समस्या ना हो दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सल्तनत काल के बारे में हमने कुछ क्वेश्चन लिए। किसके बारे में लिए? सल्तनत काल के बारे में दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों, सल्तनत काल की बात करेंगे हम। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता हो, कुतुबुद्दीन ऐबक था। मैंने ये क्वेश्चन कल भी आपको बताया था। ध्यान रहे दोस्तों। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो आपको पता होगा, 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंशों ने शासन किया था दोस्तों? 5 राजवंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों। एक बात और बताता हूँ दोस्तों, अगर आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी तो वो क्लासें जाकर जरूर रिवाइज कर लें। साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सेना को नगद वेतन देने का विधान किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो आपको पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है इसी के साथ साथ, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? तो आपको पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो आपको पता होगा, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी दोस्तों। ध्यान रहे। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आपको पता होगा, इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों, आपको इल्तुतमिश था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था दोस्तों। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
मंगोल ने चंगेज खां किसका समकालीन था? मंगोल चंगेज खां किसका समकालीन था दोस्तों? आपको पता होगा इल्तुतमिश का था। किसका था? इल्तुतमिश का था दोस्तों। बाबर की मृत्यु के पश्चात आरंभ में उसके शव को कहाँ दफनाया गया? तो आपको पता होगा आगरा के और आराम बाग में दफनाया गया था। कहाँ पर दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में। बाद में इसको कहाँ दफनाया गया था? तो आपको पता होगा उसका शव काबुल में दफनाया गया था। किसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था? ये बाबर के द्वारा चुने गए स्थान पर ही दफनाया गया था। कहाँ पर दोस्तों? बाबर के द्वारा चुने गए स्थान पर, काबुल में। ध्यान रहे दोस्तों। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होगा बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन था? बाबर था दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों। क्लास के नोट्स साथ साथ बनाते चलें ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दें ताकि आने वाली अगली वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होगा बाबर था। बाबर की आत्मकथा क्या है? तुझे के बाबरी, इसको जिसको बाबरनामा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाबरनामा के नाम से जानते हैं। बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई है। ध्यान रहे दोस्तों, तुर्की भाषा में लिखे थे। ये किस भाषा में लिखे थे? तुर्की भाषा में लिखे थे दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। कबीर किसके शिष्य थे? तो आपको पता होगा रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे दोस्तों। ध्यान रहे आपको, किसके शिष्य थे? रामानंद के। इसने कबीरदास ने कौन कौन से वो लिखे हैं? कबीरदास किसके रचयिता हैं? बीजक के। किसके रचयिता हैं? बीजक दोस्तों। इसका पालन पोषण किसने किया था? कबीरदास का पालन पोषण किसने किया था? तो नीरू और नीमा दंपति जुलाहा ने किया था। किसने किया था? नीरू और नीमा दंपति जुलाहा ने किया था। तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ की रचना की है? तो आपको पता होगा रामचरितमानस की तुलसीदास जी ने रचना की है। किसने की है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। अकबर तथा जहांगीर के समकालीन कौन थे? तो आपको पता होगा तुलसीदास थे। कौन थे? तुलसीदास थे। अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे तुलसीदास जी। ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा लरकाना तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लरकाना तलवंडी में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट डाउन करते चले दोस्तों, नोट डाउन जरूर करते चलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अब जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो हिस्ट्री से हैं, सॉरी राजनीति शास्त्र से हैं। किससे हैं दोस्तों? राजनीति शास्त्र से हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आपको पता होगा वर्ष 1905 में हुआ था। किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था दोस्तों। सीमांत गांधी के उपनाम से जाने जाते हैं कौन? खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रख के चलना है, और क्वेश्चन को राइट डाउन करते चलें, लिखते चलें साथ ही साथ, और मन ही मन में याद करते चलें ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको समस्या का सामना ना करना पड़े दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? तो आपको पता होगा कृष्ण कुमार मिश्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में दिया है। किस में दिया था? संजीवनी में दिया है। किसमें? संजीवनी में दिया है दोस्तों। ध्यान रहे किसकी पत्रिका है ये? कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका है संजीवनी। ध्यान रहे दोस्तों। बंगाल को पुनः वर्ष 1912 में एकीकृत किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1912 में पुनः एकीकृत कर दिया गया भारतीयों के विरोध पर बंगाल को पुनः एकीकृत कर दिया गया था वर्ष 1912 में दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वर्ष 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ध्यान रहे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा दोस्तों, मैंने कल भी ये क्वेश्चन बताया था। कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैंने कल भी बताया था आपको ये क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं याद है तो आप याद करके चलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मैंने संसद से कुछ क्वेश्चन लिए दोस्तों। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है?
लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो आपको पता होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अभी कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? तो आपको पता होगा ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी हैं दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा, मतलब 2026 तक यथावत ऐसा ही कि ऐसा ही रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद कुछ भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है दोस्तों। इसके बारे में बात करेंगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो आपको पता होगा 543 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें 524 राज्यों से आती हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। 19 केंद्र शासित प्रदेशों से आती है। तो आपको पता होगा 19 कहाँ से आती हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए आयु सीमा क्या है दोस्तों? 25 वर्ष रखी गई है। कितनी रखी गई? 25 वर्ष रखी गई है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए आयु सीमा कितनी रखी गई है? तो आपको पता होगा 30 वर्ष रखी गई है। कितनी रखी गई है? 30 वर्ष रखी गई है दोस्तों। कितनी रखी गई है दोस्तों? 30 वर्ष रखी गई है। तो आपको पता होगा। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, लोकसभा में चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी अपने वैध मतों में का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है दोस्तों, 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जो जमा की जाती है वो जब्त हो जाती है। तो बोलते हैं ना गांव देहात में कि जमानत जब्त हो गई, उस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, तो वो जमानत राशि होती है वो जब्त हो जाती है उसकी, अगर 1/6 भाग प्रत्याशी प्राप्त नहीं कर पाता वैध मतों में। ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा 80 व 31 है। 80 किसमें? लोकसभा में। राज्यसभा में कितनी सीटें? 31 हैं दोस्तों। विधानसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 403 है। कितनी है दोस्तों? 403 है विधानसभा की सीटें दोस्तों, ध्यान रहे आपको। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीट्स हैं और वह राज्यसभा की कितनी? 31 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें हैं। लोकसभा के स्पीकर का चयन कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ये क्वेश्चन कि लोकसभा के स्पीकर सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो आपको पता होगा कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम स्पीकर, तो आपको पता होगा। लोकसभा स्पीकर अभी फिलहाल में कौन है? तो आपको पता होगा ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको पता होगा मीरा कुमार थी। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार थी दोस्तों। कौन थी? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कौन थी? मीरा कुमार थी लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रख के चलना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब मैंने दोस्तों क्वेश्चन लिए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमिक्स से दोस्तों क्वेश्चन लिए। किससे लिए? इकोनॉमिक्स से। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है दोस्तों, भारत का औद्योगिक वित्त निगम IFCI किस रूप में कार्य करता है? तो आपको पता होगा भारत का औद्योगिक वित्त निगम IFCI एक NBFC के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को की गई थी। कब की गई थी? 1 जुलाई 1948 को की गई थी दोस्तों, ध्यान में रख के चलना है आपको। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है ये दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ICICI। इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी होती, इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1955 में की गई थी। कब की गई थी? 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, क्वेश्चन अगला है दोस्तों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1964 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? जुलाई 1964 में की गई थी। क्वेश्चन चौथा है, देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को कितने बैंक स्थापित किए गए थे? तो आपको पता होगा 5 बैंक स्थापित किए गए थे। कितने? 5 बैंक स्थापित किए गए थे दोस्तों। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन को कब आई थी दोस्तों? आपको पता होगा भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में कब आई थी? तो आपको पता होगा वर्ष 1957 में आई थी। कब आई थी दोस्तों? 1957 में आई थी, ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना कब आई थी दोस्तों? 1969 में आई थी और कब तक चली थी? 1974 तक।
तीसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी दोस्तों? तो आपको पता होगा 1961 में आई थी, 1966 से चली थी। उसके बाद 3 साल का गैप हुआ था दोस्तों। 1969 में फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आई। ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। क्या था दोस्तों? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था दोस्तों। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था यह दोस्तों। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब आई थी दोस्तों? आपको पता होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1988 यानी एक वर्ष पहले ख़त्म, 1979 मतलब यानी एक वर्ष पहले 1978 में ख़त्म कर दी थी दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? तो आपको पता होगा 1 जनवरी 2015 को समाप्त किया गया था। किसकी सरकार में समाप्त किया गया था? तो आपको पता होगा नरेंद्र मोदी की सरकार में समाप्त किया गया था। ध्यान है दोस्तों। इसके स्थान पर कौन सा आयोग आया था? तो आपको पता होगा नीति आयोग लाया गया था। कब लाया गया था? 1 जनवरी 2015 से ही नीति आयोग की घोषणा कर दी गई थी और इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होता है दोस्तों। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों। इसी के साथ करते हैं क्लास को समाप्त दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों क्लास को शेयर कर दें अपने 4 दोस्तों में और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।